हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। देखो, 1892 का जो बैकग्राउंड था वो हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लास में। और इसमें बैकग्राउंड में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मैं आपसे और इसमें एक था उसको और लिखवाना चाहता हूँ या उसे और शेयर करेंगे। कुछ जो मॉडरेट ब्रिटिशर्स थे, जिनमें एओ ह्यूम का नाम बहुत फेमस है। तो वो लोग ये मानते थे कि भारत में सुधार जो है वो होने चाहिए। और उसका रीजन ये है कि जो रिजेंटमेंट है, उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिश जो प्रशासन है उसके खिलाफ एक रिजेंटमेंट है जो फैल रहा है भारतीयों में। और जो शिक्षित वर्ग है, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, वो उस रिजेंटमेंट का एक फायदा उठा लेंगे। और एक 1857 के जैसा कोई विद्रोह फिर से यहाँ ना उभर जाए। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो शिक्षित भारतीय हैं या इंडियंस हैं उनको हम लोग इंक्लूड करें प्रशासन में या पॉलिसी मेकिंग में। एक ये भी बात थी, तो जो मॉडरेट ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या यहाँ पर जो मॉडरेट ब्रिटिश पॉलिसी मेकर थे, वो ये चाहते थे कि एसोसिएशन जो है वो इंडियंस का वो इंक्रीज होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। तो आप इसमें अगले पॉइंट में इसको एक पॉइंट को और जोड़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ, इसमें पहला पॉइंट लिखना, सम मॉडरेट ब्रिटिश ऑफिशियल्स some moderate British officials such as A.O. Hume wanted that that the Indians must be included the Indians must be included in policy making and administration in policy making and administration। इसको लिखिए हिंदी में। कुछ ब्रिटिश कुछ ब्रिटिश उदारवादी प्रशासनिक अधिकारी उदारवादी प्रशासनिक अधिकारी यह चाहते थे कि यह चाहते थे कि भारतीयों को भी भारतीयों को भी प्रशासन में सम्मिलित कर लिया जाए। दे थिंक दे थिंक that there is a resentment that there is a resentment against British administration in India against British administration in India। यह मानते थे कि वे यह मानते थे कि भारत में भारत में ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध भारत में ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध एक असंतोष है एंड दिस रिजेंटमेंट can be can be took forward can be took forward by the educated class by the educated class of Indians। तथा यह असंतोष शिक्षित भारतीय वर्ग के द्वारा
शिक्षित भारतीय वर्ग के द्वारा शिक्षित भारतीय वर्ग के द्वारा आगे ले जाया जा सकता है। शिक्षित भारतीय वर्ग के द्वारा आगे ले जाया जा सकता है। सो दे ऑल्सो सपोर्टेड द रिफॉर्म्स। सो दे ऑल्सो सपोर्टेड द रिफॉर्म्स। इसलिए इसलिए उन्होंने भी इसलिए उन्होंने भी सुधारों का सहयोग किया। ठीक है, अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, एक पॉइंट इसमें और है। देखो, हम लोगों ने ये देखा था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने नेशनल कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाया, यानी राष्ट्र की जो चेतना थी उसको आगे बढ़ाया। राष्ट्र की चेतना से यहां तक मतलब ये है कि भारत एक राष्ट्र है, ये शिक्षित वर्ग अब समझने लगा था, और वो एक राष्ट्र के रूप में बदल भी रहा था। डिफाइंड बाउंड्रीज हो गई थी, लोगों में एकता की भावना आ गई थी, लोग स्वयं को भारतीय महसूस करते थे। दैट इज नेशनल कॉन्शियसनेस। कई सारे कारणों की वजह से ये उभरी, तो राष्ट्रीय चेतना भी इसमें डायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि अंग्रेजों को अब ये लगने लगा था कि उन्हें भारतीयों को अब अधिकार देने ही पड़ेंगे। इसका कोई और चारा नहीं है, नहीं तो फिर कोई विद्रोह होगा 1857 के जैसा। तो अगले पॉइंट में लिखना, अगले पॉइंट से, द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट and the awakening of national consciousness and the awakening of national consciousness also push forward for the political reforms, also push forward for the political reforms। समाज सुधार आंदोलनों एवं बढ़ती राष्ट्रीय चेतना ने एवं बढ़ती राष्ट्रीय चेतना ने बढ़ती राष्ट्रीय चेतना ने भी राजनीतिक सुधारों की तरफ प्रेरित किया। राजनीतिक सुधारों की तरफ प्रेरित किया। ठीक है, अब इन सब फैक्टर्स ने मिलकर 1892 का जो एक्ट है वो पारित किया। अब देखो, इसमें कौन कौन सी मूलभूत बातें होनी चाहिए। एक तो यही होना चाहिए कि इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा और एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कर लिया जाए। दूसरा ये भी होना चाहिए कि इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस कर लें, भले ही इनडायरेक्टली लेवल पर ही चुनावों को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, जिससे भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि चुनावों के माध्यम से उनके लोग चुन लिए जाएंगे। इससे भारतीयों की जो अपेक्षाएं थी या आशाएं थी वो शांत भी की जा सकती थी। तो सेम चीज शुरू की गई। लिखिए अगले पॉइंट से, सो इन द अबव कॉन्टेक्स्ट the reforms of 1892 passed the reforms of 1892 passed। अतः
उपरोक्त संदर्भ में ही उपरोक्त संदर्भ में ही 1892 के सुधार 1892 के सुधार लागू किए गए। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना, द मेन प्रोविजन ऑफ 1892। ठीक है, द मेन प्रोविजन ऑफ 1892, 1892 अधिनियम के 1892 अधिनियम के मुख्य प्रावधान। ठीक है, देखो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, जिसमें केवल पहले 6 ही मेंबर थे, हम लोगों ने उसको देखा, उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा उसमें 16 मेंबर्स इंक्लूड किए जा सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और इसमें भी ये रखा गया कि इसमें कुछ मेंबर्स जो हैं वो अनऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल हो सकते हैं, यानी गैर आधिकारिक हो सकते हैं, यानी जो अधिकारी नहीं है या जो शासन में नहीं है, सरकार में नहीं है। यानी गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, कुछ गैर प्रशासनिक व्यक्तियों को उसमें शामिल कर, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। तो इससे नॉन ऑफिशियल्स कौन थे, भारतीय थे। तो इससे इनडायरेक्टली ये हुआ कि गवर्नर जनरल जो था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो उसकी मुख्य नीति निर्माण की एक संस्था थी, नीति निर्माण माने एग्जीक्यूट करने वाली जो संस्था थी, एग्जीक्यूटिव का कार्यकारी संस्था, उसमें भारतीयों को शामिल करने का रास्ता यहां से खुला। तो अगले पॉइंट में लिखना, आप पहले पॉइंट में ही लिखना, दिस एक्ट या ऐसा लिखना, बाय दिस एक्ट गवर्नर जनरल, by this act governor general can include the additional members, can include the additional members in central executive council, in central executive council। ठीक है, लिखिए हिंदी में, इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद में, गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद में गैर आधिकारिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता था, गैर आधिकारिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता था। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए 10 to 16 मेंबर्स, 10 से 16 सदस्य तक उसमें इंक्लूड किए जा सकते थे। ठीक है, अब जैसे गवर्नर जनरल कर सकता था, वैसे ही प्रांतों के गवर्नर भी कर सकते थे। तो कंटिन्यूएशन में ही लिखना, द मेंबर्स, द अनऑफिशियल मेंबर्स, the unofficial members can also be included, can also be included in, can also be included in executive council of provincial government, in executive council of provincial government। इसी के साथ, इसी के साथ प्रांतीय सरकारों की, प्रांतीय सरकारों की कार्यकारी परिषद में भी, कार्यकारी परिषद में भी गैर आधिकारिक व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती थी, गैर आधिकारिक व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती थी। ठीक है,
तो ये तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर चेंजेस किए गए एक्ट में। अब नेक्स्ट लिखना लेजिस्लेटिव लेवल पर क्या चेंजेस थे। देखो हमने 61 के एक्ट से देखा कि बजट की कॉन्सेप्ट वो ले आए थे। 1860 में फिर पहला बजट भी लागू किया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये राइट दिया गया इस एक्ट के थ्रू कि जो मेंबर्स हैं वो सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे, बजट के ऊपर चर्चा हो सकती थी, सरकार की नीति की आलोचना भी हो सकती थी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। सरकार ने मान लीजिए बजट के ऊपर कोई सवाल पूछा, सरकार ने उसका उत्तर दे दिया, तो उसके बाद काउंटर में कोई प्रश्न सरकार से नहीं पूछा जा सकता था। जो उत्तर सरकार ने दिया है आपको मानना पड़ेगा। तो पहली बार यह हुआ कि बजट पर चर्चा करने का जो अधिकार है या सरकार की नीति की आलोचना करने का जो अधिकार है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया गया। तो लिखिए आप इसमें कंटिन्यूएशन में, by this act now the members of central legislative assembly now the members of central legislative assembly can hold discussion on annual financial statement, इसे बजट कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे बजट कहते हैं, ब्रैकेट में बजट भी लिख सकते हो, वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा कर सकते थे। They can ask question and criticize the government policy। वे सवाल पूछ सकते थे, एवं सरकार की नीति की आलोचना कर सकते थे, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस could not be asked परंतु अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न का होता है जो उत्तर में से प्रश्न निकल के आए या उत्तर के ऊपर सवाल पूछा जाए, उसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। ये अलाउड नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। क्लियर है ना ये यहां तक बात सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का राइट था यहां पे। ये राइट ब्रिटिशर्स ने दिया है ना। इसका मतलब सरकार की पॉलिसीज को अभी भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। यही लोकतंत्र है। मान लीजिए अगर सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या करने की वजह से अगर किसी लेजिस्लेचर को निलंबित कर दिया जाता है सदन से, तो फिर ये तो अनडेमोक्रेटिक हुआ। दिस इज नॉट द डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में राइट होता है क्रिटिसिज्म का, कि जहां पर आपको लगता है कि यहां ये गलत है, यू कैन क्रिटिसाइज पॉजिटिवली।
ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्रिटिसिज्म का अधिकार जो है वो डेमोक्रेटिक राइट है, ये ब्रिटिशर्स ने भी दिया। नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट से देखो, यहां पर इनडायरेक्टली लेवल पर इलेक्शन की कॉन्सेप्ट भी आई। जैसे गवर्नर जनरल को यह राइट दिया गया कि जिन प्रांतों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, जिला बोर्ड जिन्हें कहते थे, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एसोसिएशंस हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, अब इन जगहों पर भारतीयों की भागीदारी होगी ही। तो उन प्रांतों में क्या किया जाए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको इनमें से ही चुन लिया जाना चाहिए, या ये ही उन लोगों को नामित करके भेज दें। जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग भेज दें, या तो अपने में से ही कि भाई हमें फला व्यक्ति को हमें भेजना है, या ये व्यक्ति सही है हमारे हिसाब से। यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब इसमें शामिल थे। ये लोग क्या करते थे, अपने में से ही चुनकर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों को भेज देते। इससे इनडायरेक्ट इलेक्शन की कॉन्सेप्ट आई। क्यों? क्योंकि प्रांतों में जो विधायिकाएं थी उनमें चुने हुए प्रतिनिधि भी गए। वो बात अलग है, हालांकि वो बहुत लिमिटेड थे, बहुत ही सीमित लोग थे, लेकिन इलेक्शन की कॉन्सेप्ट जरूर आ गई। इनडायरेक्ट इलेक्शन, यही एग्जाम में आया भी है कई बार, तो आप लिखिए इसको अगले पॉइंट में। दिस एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड दिस एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल also empowered the governor general to introduce the system of limited election, to introduce the system of limited election। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को सीमित सीमित रूप से चुनाव की संकल्पना को लागू करने की शक्ति दी। सो नाउ the members of provincial legislative assembly can be elected by municipal corporations, district boards and municipalities too। यूनिवर्सिटीज भी लिख लीजिए, है ना। सो या अंग्रेजी हिंदी में लिखिए। इस प्रकार अब अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधायिकाओं में लोगों को जिला बोर्डों, विश्वविद्यालयों एवं नगर निगमों में से चुना जा सकता था।
So by 8 the concept of limited election इंट्रोड्यूस्ड। इस प्रकार अब सीमित चुनाव की संकल्पना लागू कर दी गई। ठीक है, ये दो तीन इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी जो इसमें लागू हो गई थी, याद रखना है आपको। एक बहुत बार आई है लिमिटेड इलेक्शन की कॉन्सेप्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन आया था इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कई बार पूछी गई है वो ये है कि बजट के ऊपर चर्चा करने का अधिकार मिल गया था। ये दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी जो देखने को मिली। अब इसका सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं कि इसने क्या क्या किया। देखो, इससे ये हुआ, लिमिटेड इलेक्शन की कॉन्सेप्ट से ही जो कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे उस समय के, यूनिवर्सिटीज में थे, वहां से वो चुने भी गए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में गए, और उन्होंने वहां प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके जो भारतीय मांगे थी उनको रखा, इंडियन डिमांड्स। जैसे इसी समय के कुछ मॉडरेट लीडर्स जो थे, वो मॉडरेट लीडरशिप भारत में कांग्रेस की इसी समय बनी भी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एस एन बनर्जी, ये इसी समय से के लोग थे जो फिर आगे बढ़े। एक तो ये था कि नेक्स्ट लेवल की जो मॉडरेट लीडरशिप है इंडियन नेशनल कांग्रेस की या राष्ट्रीय आंदोलन की, उसका जन्म हुआ इसी वजह से। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो लेजिस्लेचर था उसकी बातें एग्जीक्यूटिव्स ने अब सुनी। क्यों? क्योंकि उसमें भारतीय सदस्य भी शामिल थे। तो ये कह सकते हैं कि एक लिमिटेड लेवल पर जो कंट्रोल है वो लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पर हुआ। चुनाव की संकल्पना का इसमें शामिल होना एक इंपॉर्टेंट बात थी। इलेक्शन की कॉन्सेप्ट इसमें आई जो फिर आगे चलकर, इस समय तो इनडायरेक्ट ही थी लेकिन आगे चलकर फिर वो डायरेक्ट इलेक्शन में कन्वर्ट हो गई, और जो फ्रेंचाइजी है वो बाद में इंक्रीज भी हुई, जैसे 1919 में। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें थी, सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का, तो आप उसको लिख लीजिए। सबसे सिग्निफिकेंस लिखिए, सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट या अधिनियम का महत्व। ठीक है, सबसे पहला लिखना इसमें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, the most important significance of the act is the concept of election, introduced। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि इलेक्शन की या चुनाव की संकल्पना को भारत में लागू किया गया। लेटर दिस कॉन्सेप्ट इंक्रीज
This concept increased the participation of Indians, the participation of Indians in administrative system, in एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कालांतर में इसने प्रशासनिक व्यवस्था में कालांतर में इसने प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों के भारतीयों के भारतीयों के हस्तक्षेप को बढ़ाया, भारतीयों के हस्तक्षेप को बढ़ाया। नेक्स्ट लिखिए या कंटिन्यूएशन में लिखिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, सेंटर में भी प्रोविंसेस में भी उनका साइज बढ़ गया, जिससे पार्टिसिपेशन भी बढ़ा। तो लिखिए, द साइज ऑफ provincial and central legislatures increased, provincial and central legislature increased प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायिकाओं के आकार में वृद्धि हुई, केंद्रीय विधायिकाओं के आकार में वृद्धि हुई, जिससे कि भारतीयों की भागीदारी इन संस्थाओं में बढ़ी, जिससे कि भारतीयों की भागीदारी इन संस्थाओं में बढ़ी। एंड सो इंडियन पार्टिसिपेशन इन दीज इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना। ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस